my dear student to the part 5 of work and energy. In last lecture we have seen one diagram in which we have shown a different kind of energy convergence. Okay, सेंटर में उसमें क्या था, इलेक्ट्रिक एनर्जी. तो इलेक्ट्रिक एनर्जी को हम तरह तरह के एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे थे. तो कहने का मतलब ये था कि सपोज आपको एनर्जी चाहिए, कोई एनर्जी चाहिए, सपोज आपको फैन घुमाना है, मैकेनिकल एनर्जी, तो आप जादू से नहीं घुमा सकते उसको, तो वहां पर एनर्जी जनरेट नहीं होगी. आपको क्या करना पड़ेगा, फैन को इलेक्ट्रिक करंट से कनेक्ट करना पड़ेगा, मतलब आपको उसको इलेक्ट्रिक एनर्जी देनी पड़ेगी. जितनी इलेक्ट्रिक एनर्जी दोगे या जितनी देर तक इलेक्ट्रिक एनर्जी दोगे तब तक क्या होते रहेगा, फैन घूमते रहेगा एंड यू विल गेट मैकेनिकल एनर्जी. आपको क्या मिलेगा, मैकेनिकल एनर्जी. तो हमेशा याद रखना, आप एनर्जी जनरेट नहीं कर सकते, सिर्फ एक एनर्जी को दूसरे एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं. ओके, और इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. तो आज के लेक्चर का टॉपिक भी यही है, तो इसको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं. दैट इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. मतलब होता क्या है, सपोज आपको किसी एनर्जी की जरूरत है, कंजर्वेशन मतलब कांस्टेंट, तो आप उसको जनरेट नहीं कर सकते, किसी और फॉर्म से आपको जो फॉर्म में एनर्जी चाहिए उसमें आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा. ओके, तो आप एनर्जी जनरेट नहीं कर सकते. ऐसे ही जैसे जनरेट नहीं कर सकते, ऐसे डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते. तो इसी तरह से यूनिवर्स की सारी एनर्जी कैसे होती है, कांस्टेंट होती है. कैसे होती है, कांस्टेंट होती है. जैसे कि आपको अमीर बनना है, अमीर बनना है तो पैसे कमाना है, तो आप पैसा जनरेट नहीं करोगे, किसी और से छीनोगे. कमाओगे मतलब क्या, किसी और का पैसा आपके पास आ जाएगा, आप अमीर बन जाओगे, वो भिखारी बन जाएगा. ओके, जैसे कुछ दिन बाद आप भिखारी बन गए, वो अमीर बन जाएगा. तो इस तरह से ये पैसे का लेना देना होते रहेगा, लेकिन पैसा जनरेट होगा क्या, नहीं होगा. ऐसे एनर्जी भी जनरेट नहीं होती. एनर्जी कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू another form, but it cannot be created and cannot be destroyed. Hence total energy always remains constant. This is nothing but the simple law of conservation of energy. तो क्या बोल रहा है ये, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड, इसको क्रिएट नहीं कर सकते हम, एनर्जी को क्रिएट नहीं कर सकते, जैसे क्रिएट नहीं कर सकते, नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इसको डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते, बट इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म. तो एक फॉर्म से अनदर फॉर्म में हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं. अब आप बोलोगे सर काहे को कन्वर्ट करना है, घर पे बैठो ना आराम से. तो इसका रीजन क्या है, हमें कुछ फायदा होगा ना उससे. जैसे आपको गर्मी लग रही है तो आपको हवा चाहिए, हवा चाहिए तो आप इलेक्ट्रिसिटी दोगे, फैन को घुमाओगे, ठीक है ना. जरूरत होगी उस एनर्जी में किसी और एनर्जी को हम कन्वर्ट करेंगे, ठीक है. तो दस इसीलिए टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट. तो इसी तरह से दुनिया की सारी एनर्जी हमेशा कैसे होती है, कांस्टेंट होती है, ना तो क्रिएट होगी ना तो डिस्ट्रॉय होगी. तो सिंपल लॉ है, इसको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बोलते हैं. एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, but it can be converted from one form to another form. Hence total energy of universe always remains constant. ठीक है ना. तो this is called as law of conservation of energy. और thermodynamics एक ब्रांच है, 12th में जाने के बाद आप पढ़ोगे, इसमें इसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ठीक है. अब ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो है, इस पे हजारों साइंटिस्ट, यस आई एम राइट, हजारों साइंटिस्ट ने काम किया हुआ है. हर साइंटिस्ट ने अलग अलग तरह की डेफिनेशन दी है. जैसे कि किसी एक साइंटिस्ट ने कहा था, यही लॉ होता है, मीनिंग यही होता है कि इट इज इम्पॉसिबल टू मेक परपेचुअल मोशन मशीन. अब ये परपेचुअल मोशन मशीन क्या है, परपेचुअल मोशन मशीन मतलब ऐसी मशीन जिसको कुछ देने की जरूरत नहीं है, वो आउटपुट देते रहेगी. ऐसा पॉसिबल है क्या, नहीं. जैसे मतलब फैन, सपोज फैन परपेचुअल मोशन मशीन है, तो फैन को इलेक्ट्रिसिटी देने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिक घूम रहा है, कुछ भी देने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिक. ऐसा हो सकता है क्या, नहीं. तो हम परपेचुअल मोशन मशीन नहीं बना सकते. और परपेचुअल मोशन मशीन मतलब विदाउट टेकिंग इनपुट इट इज जनरेटिंग आउटपुट. तो कुछ लिए बगैर ही वो आउटपुट जनरेट करेगा, ऐसे पॉसिबल नहीं होता. तो आपको एक एनर्जी से दूसरे एनर्जी में कन्वर्जन करना होता है. जैसे कि एक एग्जांपल आपको मैं एक्सप्लेन करके बताता हूं. एग्जांपल नंबर 1 देखो, जो स्टोर्ड वाटर होता है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर स्टोर्ड, डैम पे आप स्टोर करते हो इसको हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे. कैसे कन्वर्ट किया जाता है उसके स्टेप मैं आपको बताता हूं. ओके, उसको बोलते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट. कौन सा पावर प्लांट, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट. मतलब पानी से इलेक्ट्रिक एनर्जी जनरेट करना. कैसे जनरेट करोगे, देखो, स्टोर्ड वाटर हैज पोटेंशियल एनर्जी. अब ऊंचाई पे अगर आप पानी स्टोर करोगे तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी होगी. हमने पढ़ा पोटेंशियल एनर्जी इज बिकॉज ऑफ पोजीशन. अब पोटेंशियल एनर्जी जो होगी उसको काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट किया जाएगा. कैसे, उसको पानी को ऊपर से गिराया जाएगा, तो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी. अब ये मूविंग वाटर किसको भेजा जाएगा, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट को. अब हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ टरबाइन. तो टरबाइन घूमने लगेगा. टरबाइन क्या होता है, टरबाइन एक ऐसा रॉड होता है, इसको
फैन कनेक्टेड होते हैं, ब्लेड्स कनेक्टेड होते हैं, इस ब्लेड पे पानी गिरेगा, ब्लेड्स घूमने लगेंगे, ब्लेड्स घूमने लगेंगे, ठीक है। तो जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर थी वो काइनेटिक एनर्जी ऑफ टरबाइन में कन्वर्ट हो गई। अब ये जो टरबाइन है, टरबाइन जनरेटर से कनेक्ट होता है, टरबाइन इज कनेक्टेड विथ जनरेटर। जनरेटर क्या होता है, इसमें मैग्नेट और कॉइल का अरेंजमेंट होता है। तो ये जो जनरेटर का रॉड है ये मैग्नेट से कनेक्टेड होता है, किससे, मैग्नेट से। अब क्या होगा, ये स्टोर्ड वाटर टरबाइन पे गिरेगा, स्टोर्ड वाटर मूव होगा तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर, काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ टरबाइन, टरबाइन घूमने लगेगा, टरबाइन घूमेगा तो मैग्नेट घूमेगा, मैग्नेट के प्रेजेंस में होगी कॉइल। तो एक फैराडे का प्रिंसिपल है कि जब जब मैग्नेट घूमने लगता है या जब जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है तब तब करंट प्रोड्यूस होता है। तो मैग्नेट घूमेगा तो कॉइल के अंदर करंट प्रोड्यूस हो जाएगा। तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डैम थी उसको कन्वर्ट किया गया काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर, काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ टरबाइन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ टरबाइन इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ मैग्नेट, काइनेटिक एनर्जी ऑफ मैग्नेट इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो फाइनली जनरेटर क्या करेगा, इलेक्ट्रिक एनर्जी जनरेट करेगा। क्या करेगा, इलेक्ट्रिक एनर्जी जनरेट करेगा। समझ गए आप। तो डैम में स्टोर्ड एनर्जी थी दैट इज पोटेंशियल एनर्जी, जब पानी फ्लो होने लगा तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। ये दिया गया हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट को, इसमें क्या होता है टरबाइन, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ टरबाइन, टरबाइन घूमने लगेगा। तो स्वदेश पिक्चर देखा है ना आपने, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ टरबाइन is converted into is given to the generator, जनरेटर घूमने लगेगा, मैग्नेट घूमने लगेगा और वही मैग्नेट से क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक एनर्जी जनरेट हो जाएगी। ओके, ऐसे ही और एक एक कन्वर्जन पढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक एनर्जी सॉरी केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी। अभी इंटरेस्टिंग है, कभी इन्वर्टर देखा है आपने, इन्वर्टर, चलो इन्वर्टर तो बहुत हार्ड कंसेप्ट हो गया, सिंपल सा कंसेप्ट, मोबाइल की बैटरी, चार्जिंग की बैटरी। जब मोबाइल डिस्चार्ज होता है तो आप क्या करते हो, चार्जर लेते हो, पिन लगाते हो और उसको पिन कनेक्ट कर देते हो। ओके, ये जो पिन होता है इसको पिन कनेक्ट कर देते हो ऐसे। तो ऐसे कनेक्ट कर दिया मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रिसिटी मोबाइल के अंदर जा रही है, इलेक्ट्रिसिटी मोबाइल के अंदर जा रही है। तो आप उसको इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर रहे हो तो अंदर कुछ केमिकल चेंजेस होकर इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर्ड हो रही है, बट किसके फॉर्म में, केमिकल फॉर्म में। तो जब आप चार्जिंग कर रहे हो, व्हाइल चार्जिंग अ बैटरी, मोबाइल बैटरी या कुछ भी बैटरी, व्हाइल चार्जिंग अ बैटरी क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। तो आप उसको इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर रहे हो और अंदर कुछ केमिकल चेंजेस हो रहे हैं और आप क्या कर रहे हो, व्हाइल चार्जिंग अ बैटरी इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। अब ऐसे ही जब आप यूज कर रहे हो तो अंदर फिर से केमिकल चेंजेस हो रहे हैं, पहले से रिवर्स, और हो क्या रहा है, केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो डिस्चार्जिंग के टाइम पे केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी, वेरी सिंपल। ओके, अब उसके बाद जब कोई बॉम्ब एक्सप्लोजन होता है तो एक्सप्लोजिव मिक्सचर इन द बॉम्ब के अंदर जो एक्सप्लोजिव मिक्सचर होता है हैज केमिकल एनर्जी, उसमें क्या होती है, केमिकल एनर्जी होती है। क्या होती है, केमिकल एनर्जी होती है। तो अगर आप उसको एक्सप्लॉइट करोगे, मतलब उसको फोड़ोगे, एक्सप्लोजन हो गया, तो एक्सप्लोजन होने के बाद एक तो बहुत सारी मोशन होती है, पार्टिकल ऐसे मूव होने लगते मतलब मोशन की वजह से जो एनर्जी होगी उसको बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी। तो इस एक्सप्लोजन की जो एनर्जी है, केमिकल एनर्जी, एक तो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी, बहुत सारी आंच लगेगी, आपको हीट दिखाई देगी, हीट गर्म हो जाएगा ना, तो कुछ एनर्जी हीट में कन्वर्ट हो जाएगी। अब हीट में कन्वर्ट हुई तो कुछ लाइट दिखाई देगा, बॉम्ब स्फोट देखा होगा ना मूवी में, तो ऐसे लाइट दिखती है बड़ी, ऐसे जैसे लाइटनिंग होती है, जैसे बिजली चमकती है, तो कुछ एनर्जी लाइट में कन्वर्ट हो जाएगी। और ऑब्वियसली जब बॉम्ब एक्सप्लोड होता है तो आवाज आता है, तो साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। समझ रहे हो। तो जब देखो यहां पर एनर्जी का कन्वर्जन कैसे हुआ, जो एक्सप्लोजिव मिक्सचर होता है बॉम्ब में, उसमें क्या होता है, केमिकल एनर्जी होती है। जब आपने उसको एक्सप्लॉइट किया, मतलब स्फोट किया आपने, तो पार्टिकल मूव होने लगेंगे, काइनेटिक एनर्जी, गर्म लगेगा, हीट एनर्जी, लाइट दिखेगी, चमकेगा, लाइट एनर्जी, और आवाज आएगी तो साउंड एनर्जी। क्या, साउंड एनर्जी। अब फोर्थ वन, इलेक्ट्रिक हीटर के फंक्शनिंग ऑलरेडी हमने एक चैप्टर ले लिया इस पे, करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिक हीटर में क्या होता है, इलेक्ट्रिक हीटर में इलेक्ट्रिक एनर्जी इनपुट होती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी से क्या जनरेट किया जाता है, हीट एनर्जी। क्या जनरेट किया जाता है, हीट एनर्जी, और इस हीट एनर्जी की मदद से पानी गर्म किया जाता है। क्या गर्म किया जाता है, पानी गर्म किया जाता है। सेम इलेक्ट्रिक आयरन को भी हम क्या देते हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी, क्या देते हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी देते हैं, और इसी इलेक्ट्रिक एनर्जी से क्या जनरेट होता है, हीट एनर्जी। क्या जनरेट होता है, हीट एनर्जी। ठीक है, तो आयरन में भी, स्त्री में भी इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। सेम ओवन में भी इलेक्ट्रिक एनर्जी is converted into heat energy, इलेक्ट्रिक एनर्जी is converted into heat energy। वॉशिंग मशीन सेम, हम क्या करते हैं, इसको इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई देते हैं। अभी सारे इंस्ट्रूमेंट इलेक्ट्रिसिटी पे चलते हैं, लेकिन वॉशिंग मशीन में जो इलेक्ट्रिक एनर्जी होती है ये कन्वर्ट होती है मैकेनिकल एनर्जी में। मशीन घूमने लगती है ना, मैकेनिकल एनर्जी, कुछ मशीन घूमने लगती है, वॉशिंग मशीन देखा ना, घूमने लगती है। ओके, मैकेनिकल एनर्जी। उसके बाद कुछ हीट जनरेट हो जाएगी, कुछ पार्ट्स उसके गर्म होंगे तो हीट जनरेट हो जाएगी, और साउंड भी आता है।
जब मशीन घूमने लगती है तो कुछ साउंड जनरेट होगा, तो दैट इज कन्वर्टेड इनटू साउंड एनर्जी। अब मिक्सर के इसमें सेम इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कन्वर्टेड, मैकेनिकल एनर्जी घूमने लगेगा ना वो, और उसके बाद हीट जनरेट होगी और डब्बा गर्म हो जाता है और कुछ साउंड भी आएगा मिक्सर का गुर्र, ठीक है, तो वो क्या जनरेट होगी, साउंड एनर्जी। क्या जनरेट होगी, साउंड एनर्जी। उसके बाद फूड प्रोसेसर का भी सेम है। फूड प्रोसेसर में क्या होता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी एंड मैकेनिकल एनर्जी। फूड प्रोसेसर में क्या होगा, इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी। लेट मी चेक, इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी, हीट एनर्जी एंड साउंड एनर्जी। गर्म होगा ना, गर्म होगा और साउंड भी आता है उसका। ओके, फूड प्रोसेसर अगर आप देखोगे गुई साउंड आता है, हीट भी जनरेट हुई, मैकेनिकल एनर्जी भी जनरेट हुई। ओके, रेफ्रिजरेटर में क्या होगा, इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी एंड साउंड एनर्जी। जब रेफ्रिजरेटर चालू होता है ना तो धीमा साउंड आता है गूं, और उसके बैक साइड में हीट रिमूव होती है। ओके, रेफ्रिजरेटर थर्मोडायनेमिक्स 12th में पढ़ोगे आप, ठीक है। तो इस तरह से रेफ्रिजरेटर में इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी एंड साउंड एनर्जी। सो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। आई होप आपने सारी चीजें लिख ली होगी, पॉज करके लिख लो या स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, सो उसके बाद लेट मी गिव यू अ सिंपल एग्जांपल ऑफ थर्मोकपल। लास्ट टाइम मैं आपको इमेज पे समझा रहा था, तो मुझे अच्छे से उसमें आपको एक्सप्लेन करने नहीं आ रहा था, बिकॉज स्क्रीन पे सिर्फ इमेज दिखाई दे रही थी। तो मैं आपको थर्मोकपल का कंसेप्ट बता देता हूं। थर्मोकपल, ओके, थर्मोकपल देख लो, आराम से समझो। कपल मतलब जोड़ी, दो हो गए ना कुछ, तभी थर्मो मतलब हीट। तो थर्मोकपल में क्या होता है, एक वायर लिया जाता है किसी एक मेटल का, मेटल फर्स्ट कोई भी ले सकते हो, मेटल फर्स्ट। उसके बाद दूसरा वायर लिया जाता है अलग मेटल का, अलग टाइप के मेटल का, मेटल सेकंड, मेटल नंबर 2, दोनों को एंड टू एंड कनेक्ट किया गया। यह यहाँ कनेक्शन है, सिर्फ यहाँ पर कनेक्शन है, एंड टू एंड ऐसे इसको कनेक्ट किया गया। अब क्या करते हैं, इसका एक एंड हीट करते हैं, गर्म करते हैं, इसको गर्म करते हैं, इसको ठंडा करते हैं। ओके, इसको कूल रखेंगे, इसको हॉट रखेंगे। तो क्या होगा, ये हॉट एंड से कोल्ड एंड तक करंट फ्लो होने लगेगा। क्या फ्लो होने लगेगा, करंट फ्लो होने लगेगा। तो इसमें क्या हुआ, हीट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी। हीट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी। दिस इज कॉल्ड एज थर्मोकपल। वेरी सिंपल, ठीक है, समझ गए आप। थर्मोकपल में क्या होता है, हीट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी। अब फ्री फॉल को डिटेल में समझना है, लेकिन उससे पहले एक हॉट्स का क्वेश्चन पूछा गया है आपके टेक्स्ट बुक में। उन्होंने क्या पूछा है कि कंपेयर द वर्क डन बाय मशीन एंड वर्क डन बाय द मैन। ठीक है, तो इधर मैं ले लेता हूं वर्क ऑफ मशीन एंड वर्क ऑफ मैन। एक चीज याद रखो, मशीन इंसान ने बनाई है और इंसान अपने अलग अलग पर्पस के लिए मशीन को यूज करेगा, और मशीन को यूज करने के लिए हमें उसको एनर्जी देनी पड़ेगी। जब तक एनर्जी दोगे तब तक वो वर्क करते रहेगी, और मशीन खुद से वर्क नहीं करेगी, उसको स्टार्ट करना पड़ेगा। जब हम उसको ऑर्डर देंगे तभी वो वर्क डन करना शुरू करेगी। तो पहला डिफरेंस क्या आएगा, बीइंग इनएनिमेट, व्हाट इज मीन बाय इनएनिमेट, निर्जीव, नॉट अलाइव। जिंदा है क्या मशीन, नहीं ना भाई। मशीन जब जिंदा हो जाएंगी तो अपनी बहुत परेशानी, उस पर कुछ मूवी बनती है हॉलीवुड में, ठीक है ना, ट्रांसफॉर्मर 3 टाइप, वो टाइप में, ठीक है। तो बीइंग, क्या सैराट में ही परेशान होते हो आप, हॉलीवुड के देखते हो नहीं, ठीक है ना। बीइंग इनएनिमेट डज नॉट वर्क ऑन इट्स ओन, तो मशीन खुद से काम कर सकती है क्या, नहीं, बिकॉज ये इनएनिमेट है। इनएनिमेट मतलब नॉट अलाइव, ये जिंदा है क्या, नहीं है, तो ये खुद से काम नहीं कर सकती। लेकिन आदमी खुद से काम कर सकता है अगर चाहे तो, नहीं तो बहुत आलसी लोग होते हैं, अरे जान दो ना, देखेंगे ना, सो जाएंगे ना, ठीक है ना। तो मैन कैन नॉट वर्क, मैन कैन वर्क बाय इट्स ओन। ओके, नंबर 2, वर्क ऑफ मशीन डिपेंड्स ऑन इट्स डिजाइन, उसको कैसे बनाया है आपने, ओके, उसको कैसे डिजाइन किया है उस पर डिपेंड करता है। एंड एनर्जी गिवन टू द मशीन, और मशीन को कितनी एनर्जी देते हो। जैसे बजाज की गाड़ी 1 लीटर पेट्रोल में 90 किलोमीटर तक चले जाती है, लेकिन दूसरी गाड़ी जैसे हीरो होंडा की गाड़ी है 1 लीटर पेट्रोल में 50 किलोमीटर तक जाती है, लेकिन दिखने के लिए होंडा की अच्छी होती है, पल्सर की थोड़ी सी वीक होती है। तो ऐसा मशीन का डिजाइन कैसा है उस पर डिपेंड करता है, वो कितना वर्क करेगी और कितने देर तक आप उसको इनपुट दोगे। जब तक आप पेट्रोल भरते रहोगे तब तक गाड़ी चलते रहेगी, ठीक है। उसके बाद इन केस ऑफ मैन, दूसरी चीज याद रखो, इन केस ऑफ मैन आउटपुट वर्क इज ऑलवेज लेस देन इनपुट वर्क। तो इंटरनल कुछ चेंजेस होते रहते हैं, पंपिंग ऑफ ब्लड, ये सारी चीजें चलती रहती है। तो उसको जितना खाओगे आप उतना पूरा वर्क कर सकते हो क्या, नहीं। तो आउटपुट वर्क हमेशा लेस होता है इनपुट वर्क से, जितना दिया उससे कम होता है। उसके बाद और एक चीज याद रखो, एनर्जी
टू डू वर्क इज ऑलवेज स्टोर्ड इन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में क्या होता है, एनर्जी स्टोर्ड फॉर्म में होती है, अंदर फैट के फॉर्म में स्टोर हो जाती है एनर्जी, ठीक है ना। हम एक्सरसाइज करते हैं मतलब क्या करते हैं, कुछ वर्क करते हैं, एनर्जी स्पेंड करते हैं, तो वो एनर्जी कहां से आती है, फैट बर्न होके। ओके, अब लिमिट से ज्यादा फैट भी हमारे बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता, ठीक है। तो आपको पतला होना है, डाइटिंग कर रहे हो मतलब आप फैट बर्न कर रहे हो, तो बॉडी के अंदर एनर्जी स्टोर होती है। लेकिन मशीन के बारे में हमेशा ही ऐसे नहीं होता, कुछ कुछ मशीन होते हैं जिसमें भी एनर्जी स्टोर की जाती है, लेकिन हमेशा ही मशीन में एनर्जी स्टोर कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। ओके, सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन वर्क डन बाय मशीन and work done by the man. Now let us understand the very beautiful concept of from gravitation, that is free fall. Free fall. अब gravitation chapter NCERT में मैंने पढ़ाया है, उसकी प्लेलिस्ट अवेलेबल है हमारे YouTube चैनल पे, आप देख सकते हो उसको। लेकिन मैं ऐसे कंसीडर करके पढ़ाता हूं कि आपको कुछ भी पता नहीं है फ्री फॉल का। ओके, फ्री फॉल का तो वेरी इंटरेस्टिंग कंसेप्ट फ्री फॉल। सपोज ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड है, किसी ऑब्जेक्ट को मैंने ऊपर से छोड़ दिया इसको यहां से ऐसे छोड़ दिया, तो जब छोड़ा तो इनिशियल वेलोसिटी थी 0। अभी ऑब्जेक्ट नीचे ही क्यों आएगा, बिकॉज अर्थ इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी विद द फोर्स दैट इज कॉल्ड एज ग्रेविटेशनल फोर्स। अब 5th स्टैंडर्ड से ये सुनते आ रहे हो यार, ग्रेविटेशनल फोर्स, अर्थ में एक अट्रैक्टिव फोर्स होता है जो सारे ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींच लेता है, दैट फोर्स इज ग्रेविटेशनल फोर्स। अब ये बॉडी जब नीचे आ रही है ना, तो इस पे कौन कौन से फोर्स एक्ट हो रहे हैं, पहला फोर्स तो ग्रेविटेशनल फोर्स, पहला फोर्स तो ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसकी वजह से अर्थ खुद के तरफ इसको अट्रैक्ट कर रही है। अब यहाँ पे एयर है, बराबर, यहाँ पे एयर है, तो जब ये नीचे आएगा तो एयर इसको ऊपर के डायरेक्शन में रेजिस्टिव फोर्स लगाएगी, रेजिस्टिव फोर्स उसको बोलेंगे फ्रिक्शन। क्या बोलेंगे, फ्रिक्शनल फोर्स। कौन सा फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स। हवा उसको क्या करेगी, अपोज करेगी। तुम क्या करो, ऐसे हवा में हाथ घुमाओ तो हवा आपको अपोज करेगी ना, फ्रिक्शन होगा। ऐसे आप क्या करो, पानी में हाथ घुमाओ, पानी में ज्यादा फ्रिक्शन होगा, ठीक है ना, फ्रिक्शनल फोर्स। और एक फोर्स होता है, उसको बोलते हैं फ्लूइड फोर्स, फ्लूइड फोर्स, या इसको बोलते हैं अपथ्रस्ट। याद रखना ये कंसेप्ट एनसीईआरटी के है सारे। अपथ्रस्ट मतलब किसी भी फ्लूइड में, फ्लूइड मतलब क्या, जो कुछ भी फ्लो हो सकता है। फ्लूइड में दो चीजें आ जाती है, एक तो गैस, दूसरा लिक्विड। गैस और लिक्विड, ये दो चीजें आती है फ्लूइड में, ठीक है ना। तो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर आप फ्लूइड में डालोगे तो फ्लूइड ऊपर के डायरेक्शन में एक फोर्स एक्ट करेगा, दैट इज कॉल्ड एज अपथ्रस्ट एंड या फिर फ्लूइड फोर्स। तो बेसिकली जब हम फ्री फॉल पढ़ते हैं तो ये फ्लूइड फोर्स, अपथ्रस्ट, रेजिस्टिव फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स को निग्लेक्ट करना पड़ेगा। इसको कंसीडर करना पड़ेगा क्या, नहीं। तो हम ऐसे कंसीडर करेंगे कि बॉडी ऊपर से नीचे गिर रही है और सिर्फ इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट हो रहा है। ये फोर्स स्मॉल होते हैं, इसको हम निग्लेक्ट कर दे सकते हैं। और आप जब 11th 12th में जाओगे तो इसको कंसीडर करके भी कुछ मैकेनिज्म उसमें बन जाते हैं। जैसे एक चैप्टर है 11th में जाने के बाद, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, उसमें ये कंसीडर करना होता है। लेकिन अभी हम ग्रेविटेशन में इसको कंसीडर करते हैं क्या, नहीं कंसीडर करते, ठीक है ना। तो इनको कंसीडर नहीं करना। तो ये बॉडी रिलीज हो रही है, मतलब हम ऐसा इमेजिन करेंगे, इसको निग्लेक्ट कर लेंगे और ऐसा सोचेंगे कि ये बॉडी पे सिर्फ कौन सा फोर्स एक्ट हो रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो अगर बॉडी पे सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट हो रहा है तो ऐसे बॉडी को बोला जाता है फ्री फॉल। वेरी सिंपल, इसको क्या बोला जाता है, फ्री फॉल। अब फ्री फॉल का एक जबरदस्त एक्सप्रेशन हमें देखना है, जिसमें हमें रिप्रेजेंट करना है कि बॉडी जब फ्री फॉल होती है तो टोटल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। तो पहले फ्री फॉल की डेफिनेशन क्लियर करते हैं। तो पहले तो समझ लो कि इफ वी रिलीज एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम हाइट, किसी हाइट से हमने ऑब्जेक्ट को रिलीज किया, इट गेट्स पुल टुवर्ड्स अर्थ बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। किस वजह से वो अर्थ की तरफ जाता है, बिकॉज अर्थ में एक फोर्स होता है, अट्रैक्शन फोर्स, दैट इज कॉल्ड एज ग्रेविटेशनल फोर्स। तो अब डेफिनेशन क्या आएगी, देख लो डेफिनेशन, वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी सिंपल डेफिनेशन। एन ऑब्जेक्ट फॉलिंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ, इन्फ्लुएंस मतलब परिणाम, an object flowing under the influence of gravitational force only is called as free fall। उसको क्या बोलेंगे, फ्री फॉल। अब आप बोलोगे सर फिर तो ये तो फोर्स एक्ट हो रहे हैं ना, तो मेरे भाई उसको निग्लेक्ट करने बोल रहा हूं मैं। आइडियल फ्री फॉल हम इमेजिन जमीन पर नहीं बना सकते, चांद पे जाना पड़ेगा, वहां पर एयर होगी क्या, नहीं। तो ये सारे फोर्स होंगे क्या वहां पर, नहीं। तो या फिर वैक्यूम में रिलीज करो बॉल को, वैक्यूम में रिलीज करोगे तो एयर होगी नहीं, एयर होगी नहीं मतलब फ्लूइड नहीं होगा। तो फ्लूइड फोर्स, अप थ्रस्ट, ऊपर के डायरेक्शन में होगा ना, परपेंडिकुलर, इसको अप थ्रस्ट बोलते हैं। थ्रस्ट मतलब परपेंडिकुलर फोर्स, ओके। तो ये सारे फोर्स वहां पर होंगे क्या, नहीं। तो नॉर्मली हम एयर में भी अप थ्रस्ट और या फिर फ्लूइड फोर्स को निग्लेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर बॉडी सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स के अंडर गिर रही है तो उसको क्या बोला जाएगा, फ्री फॉल। क्या बोला जाएगा, फ्री फॉल। और जब बॉडी फ्री फॉल करती है तब एक्सेलरेशन कितना होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दैट इज स्मॉल g, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, ओके। तो अब क्या करते हैं, हम एक एक्सप्रेशन बनाते हैं, जिस एक्सप्रेशन में मैं आपको बताऊंगा कि पोटेंशियल एनर्जी of body at height h is converted into kinetic energy at bottom। सेम होती है, काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन आपको मैं पढ़ाऊंगा, या पोटेंशियल एनर्जी या टोटल एनर्जी का कंजर्वेशन मैं आपको पढ़ाऊंगा। इमेजिन करो ये ग्राउंड सरफेस है, आराम आराम से समझते जाओ, ये ग्राउंड सरफेस है, ओके। यहाँ पर हाइट कितनी होगी, 0।
हाइट कितनी होगी 0। अब एक बॉडी को मैंने ऊपर उठाया, यहां से रिलीज कर रहा हूं मैं, ओके, तो कितने हाइट पे है बॉडी, यहां से यहां तक बॉडी है मेरी यच हाइट तक। कितनी हाइट है ये, यच हाइट है, बराबर, ये हाइट कितनी है यच, ओके, यहां से यहां तक हाइट कितनी है यच, ओके। अब इस पोजीशन को बोलूंगा मैं ए पोजीशन। कौन सी पोजीशन, ए पोजीशन। अब जब मैं इसको पकड़ा हुआ हूं तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 0, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉडी इज 0, ओके। अब मैंने इसको रिलीज किया तो बॉडी नीचे 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 आएगी और यहां पर टकराने से पहले, अब इस पॉइंट को बोलूंगा मैं सी, इस पॉइंट को बोलूंगा मैं सी। सपोज बीच का कोई एक पॉइंट ले लेते हैं, बीच का एक पॉइंट, सपोज बॉडी यहां पर कंसीडर करते हैं, तो इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया यहां से यहां तक, इस डिस्टेंस को मान लेते हैं यक्स, क्या मान लेते हैं यक्स, ओके। अब इस पोजीशन का नाम दे देते हैं बी, ये ए, ये बी और ये सी, ठीक है। अब ये यक्स, ये यच, तो ये कितना हुआ, ये कितना हुआ, दिस इज सिंपली यच माइनस यक्स, समझते हो ना, टोटल यच, यक्स माइनस कर दो तो यच माइनस यक्स, तो ये डिस्टेंस क्या है, टोटल यच है, यहां से यहां तक का यच है, यहां से यहां तक का यक्स है, यक्स है, और ये जो है बी और सी पोजीशन, ये हाइट कितनी है, यच माइनस यक्स, कितनी है, यच माइनस यक्स, वेरी सिंपल, ठीक है। तो यहाँ की यू कितनी है 0। अब यहाँ नीचे आते वक्त यहाँ की वेलोसिटी क्या होगी vb, और जब यहाँ पर आएगा तो यहाँ की वेलोसिटी होगी vc। अब आप बोलोगे सर यहाँ तो वेलोसिटी 0 होगी, लेकिन कब, कोलिजन होने के बाद। लेकिन हम क्या इमेजिन कर रहे हैं कि जस्ट बिफोर कोलिजन, देखो इसको मैंने कांटेक्ट बताया नहीं, मतलब बिफोर कोलिजन, कोलिजन के थोड़ा सा पहले मैक्सिमम वेलोसिटी होगी। जब ऊपर से नीचे नीचे आएगा तो उसकी वेलोसिटी बढ़ते जाएगी और फाइनली वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। और नीचे आते वक्त इसका एक्सेलरेशन कितना होगा, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू g, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू gravity, acceleration due to gravity, okay। so let us solve this tragedy at point A। देख लो at point A, शुरुआत से शुरू करते हैं, at point A, ठीक है, at point A। तो at point A काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mu स्क्वायर। अब m क्या है, मास ऑफ बॉडी, इसका मास मान लेंगे, m इज इक्वल टू मास ऑफ बॉडी या ऑब्जेक्ट बोलो, मास ऑफ बॉडी, ठीक है, मास ऑफ बॉडी। तो काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी mgh। तो इस पोजीशन पे वेलोसिटी कितनी है u, तो 1/2 m u स्क्वायर, दैट इज 1/2 m into u मतलब 0 स्क्वायर, 0 का स्क्वायर 0, 0 into एनीथिंग इज 0। तो काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट A, ऐसे लिखता हूं मैं इसको, काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट A इज इक्वल टू 0 आ गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए बोलेंगे इसको, सिंपल। अब निकालते पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू एम जी एच, इक्वेशन नंबर 2। सीधा सीधा हाइट कितनी है यहाँ की, एच, एच है ना हाइट, एच, और मास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एम जी एच, पोटेंशियल एनर्जी एट ए। अब एक चीज याद रखो, एक कंसेप्ट होता है टोटल एनर्जी का, टोटल एनर्जी मतलब दोनों का एडिशन, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। टोटल एनर्जी एट ए इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट ए प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट ए, सिंपल। अब काइनेटिक एनर्जी एट ए कितनी है 0, पोटेंशियल एनर्जी एट ए कितनी है एम जी एच। तो मैं क्या लिख सकता हूं, टोटल एनर्जी एट ए इज इक्वल टू एम जी एच, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं, आसान सी चीज थी, जब बॉडी एच हाइट पे है तब उसकी वेलोसिटी 0 है तो सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी होगी, तो पोटेंशियल एनर्जी ही उसकी टोटल एनर्जी होगी। तो एट पॉइंट ए टोटल एनर्जी इज एम जी एच। अब बढ़ते हैं एट पॉइंट बी, एट पॉइंट बी, ठीक है। अब बी के पास की मुझे क्या करनी है, टोटल एनर्जी निकालनी है। तो पहले मैं काइनेटिक एनर्जी निकालूंगा, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आएगी, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 m। अब यहाँ पे वेलोसिटी कितनी है vb, कितनी है vb, तो vb स्क्वायर, लेकिन vb मुझे पता नहीं है ना, तो मैं यहां से यहां तक की जर्नी मान लूंगा। इनिशियल वेलोसिटी u, फाइनल वेलोसिटी vb, और डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया इसने x, और एक्सेलरेशन कितना है g। तो u क्या हो गई, इनिशियल वेलोसिटी, vb मुझे पता करना है, डिस्टेंस मैंने कितना ट्रैवल किया s इज इक्वल टू x, और एक्सेलरेशन कितना है मेरा a इज इक्वल टू g। तो कोई एक काइनेमेटिकल इक्वेशन यूज करो, 3 काइनेमेटिकल इक्वेशन है, v इज इक्वल टू u प्लस at, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2a s। तो कोई भी एक इक्वेशन यूज करके आप v पता कर सकते हो। तो टाइम पता नहीं है ना, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, ये इक्वेशन यूज करेंगे। v मतलब ये फाइनल, ये इनिशियल, ये फाइनल, ये इनिशियल, फाइनल कितना है v मतलब vb स्क्वायर इज इक्वल टू u मतलब u कितना है 0, तो 0 स्क्वायर प्लस 2 a के जगह g और s के जगह x, ठीक है। तो vb स्क्वायर कितना आया, vb स्क्वायर आया 2gx, और हमें vb स्क्वायर ही चाहिए ना, तो स्क्वायर रूट मत निकालना। ये देखो हमारे इक्वेशन में vb स्क्वायर ही है ना, तो डायरेक्ट रख देते हैं वैल्यू। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आएगी, काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट b, b ना,
चलो यहाँ पे लिख देता हूं मैं एट पॉइंट बी, इसीलिए तो वेलोसिटी एट पॉइंट बी लिया। काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी इज इक्वल टू 1/2 यम, वीबी स्क्वायर का वैल्यू कितना है, वीबी स्क्वायर इज इक्वल टू 2gx, तो 2 से 2 मर गया, क्या आ गया mgx, तो ये आ गया काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2 इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर ए, क्या बोलेंगे इक्वेशन नंबर ए। चलो ठीक है, काइनेटिक एनर्जी एट बी एम जी एक्स। अभी निकालते पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालोगे, इसको एज ए इंडिविजुअल पॉइंट इमेजिन करो। एक पॉइंट है, यम मास है इसका, यम मास है, हाइट कितनी है इसकी एच माइनस एक्स, यम एच माइनस एक्स इंटू जी। तो पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी वेरी सिंपल, मास का मास और जी का जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और हाइट कितनी है यहाँ की, इस बॉडी की हाइट कितनी है एच माइनस एक्स, एच माइनस एक्स। ठीक है, अब दोनों का एडिशन करो, टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी कितना है mgx प्लस पोटेंशियल एनर्जी कितना है, पोटेंशियल एनर्जी है mg इन ब्रैकेट h माइनस एक्स। ये देखो ना यार, पोटेंशियल एनर्जी है काइनेटिक एनर्जी, दोनों में से mg कॉमन निकालो, mg कॉमन, ये mg कॉमन, ब्रैकेट में क्या बचेगा h प्लस x प्लस h माइनस एक्स, तो प्लस x माइनस एक्स कैंसिल, तो आ गया टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी इज इक्वल टू mgh, इक्वेशन नंबर बी। देख लो, टोटल एनर्जी एट ए mgh, टोटल एनर्जी एट बी mgh। वैसे ही सी पर भी टोटल एनर्जी mgh ही आएगी। नहीं सर हमें भरोसा नहीं है आप पे, प्रूव करके बताओ, चलो प्रूव करा देता हूं, टेंशन मत लो यार। ठीक है, तो एट पॉइंट सी, अब जिसको लगता है कि मुझे आ जाएगा, पॉज करके खुद से ट्राई करो। एट पॉइंट सी, जिसको नहीं आता दारिद्र्य से खल चले कर लक्ष्य दो इधर। ओके, एट पॉइंट सी, तो सी पे आने के बाद काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वेलोसिटी कितनी है vc, जस्ट टच करने के अगोदर, जीरो मत बोलना, देखो मैंने इसको टच नहीं किया अभी। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 m vc स्क्वायर, लेकिन vc पता नहीं है मुझे, अब कैसे निकालोगे, ये इनिशियल पॉइंट ले लो, ये फाइनल पॉइंट ले लो, तो u कितना होगा 0, आपको vc पता करना है, vc पता करना है। एक्सेलरेशन कितना होगा g, एक्सेलरेशन कितना होगा g, और डिस्प्लेसमेंट s कितना है h, यस कितना है h, यहां से आई ना बॉडी, यहां से यहां तक आई, मतलब डिस्प्लेसमेंट कितना ट्रैवल किया उसने, h ट्रैवल किया। तो सेम इक्वेशन, यही इक्वेशन यूज करो, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। अब की बार v क्या होगा, vc होगा, vc स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर मतलब 0 स्क्वायर, जब उसने शुरू किया था तो u 0 था, प्लस 2 का 2, a कितना g, अभी यस मतलब डिस्प्लेसमेंट, देख लो डिस्प्लेसमेंट कितना h इतना डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल किया उन्होंने, उसने यहां से यहां तक, तो vc स्क्वायर कितना हो गया, vc स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। ठीक है, तो डायरेक्ट वैल्यू रख दो यहाँ पे, vc स्क्वायर ये हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट सी। तो काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट सी विल बी 1/2 m, vc स्क्वायर कितना है 2gh, तो 2 कैंसल, तो काइनेटिक एनर्जी एट सी इज इक्वल टू mgh। अभी पोटेंशियल एनर्जी निकालो, पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट सी इज इक्वल टू mg। अब हाइट कितनी है पॉइंट सी पे, ऑलमोस्ट टच कर रहा है ना जमीन को, तो हाइट यहाँ पर कितनी है 0, तो mg इंटू 0 कितना आ जाएगा 0, तो पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट सी विल बी 0। सो टोटल एनर्जी एट पॉइंट सी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट सी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट सी। काइनेटिक एनर्जी कितनी है mgh, ओके, पोटेंशियल एनर्जी 0, तो आंसर क्या आ जाएगा mgh। आ गया ना बे, टोटल एनर्जी एट पॉइंट सी, इक्वेशन नंबर सी। समझ गए, तो यहां पे जो पोटेंशियल एनर्जी थी टोटल, यहां पे आने के बाद वही काइनेटिक हो गई। देख लो यहां पर क्या था, पोटेंशियल एनर्जी mgh थी, और नीचे आने के बाद क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी mgh हो गई, तो ये टोटल एनर्जी क्या हो गई, कॉन्जर्व हो गई। लेकिन प्रैक्टिकली ऐसे नहीं होता, हमने इसमें क्या किया, रेजिस्टिव फोर्स अपथ्रस्ट निगलेक्ट किया। तो प्रैक्टिकली क्या होगा, अगर यहाँ पर 100 जूल एनर्जी होगी इसकी, तो यहाँ आने के बाद 99 जूल एनर्जी रहेगी। तो 1 जूल किधर गई सर, एनर्जी तो डिस्ट्रॉय होना नहीं, ये एनर्जी एयर के आगे काम करने में वेस्ट हो जाएगी। तो हम एयर अगर निगलेक्ट करेंगे, एयर अगर ये अपथ्रस्ट आप निगलेक्ट करोगे, अपथ्रस्ट अगर आप निगलेक्ट करोगे तो ये 100 जूल आ जाएगी, 100 जूल आइडियल हो जाएगा। लेकिन आइडियोलॉजी होती है क्या, नहीं, तो 1 जूल किधर गई, अपथ्रस्ट में वेस्ट, मतलब एडवांस कंसेप्ट भी मैं आपको बता रहा हूं। तो from equation a comma b and c, total energy at a is equal to total energy at b is equal to total energy at c।
Hence total energy is equal to constant in free fall. तो फ्री फॉल के अंदर क्या होती है, टोटल एनर्जी कांस्टेंट होती है. क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन के लिए विजिट करें हमारे यूट्यूब चैनल्स कोटा पैटर्न साइंस वाला, ऑफ फिजिक्स, फेसबुक पेज द हिंद ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस.